वेलकम बैक दोस्तों। आज यह संस्कृति आईएएस का पीसीएस टेस्ट सीरीज का टेस्ट पेपर डिस्कशन 2। तो हम लोग पीसीएस की टेस्ट सीरीज का डिस्कशन कर रहे हैं, उनमें ये पेपर है। तो चलिए चलते हैं पहले क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन क्या क्या है? भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में निर्वाचनों की अध्यक्षता, निर्देशन, नियंत्रण की निर्वाचन आयोग का प्रावधान किया गया है? तो देखिए 320 में किया गया है लोक सेवा आयोग के कर्तव्य, ठीक है। और 322 में क्या बताया गया है? इनकी व्यय, लोक सेवा आयोग के व्यय के बारे में बताया गया है। तो निर्वाचन आयोग के बारे में बताया गया है 324 में, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सी सही। और 326 में क्या बताया गया है? 326 में बताया गया लोकसभा एवं राज्य विधायिका के मताधिकार, बस मताधिकार के बारे में बताया गया। तो इस ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन सी बिल्कुल सही। निर्वाचन आयोग का किस प्रावधान में, किस अनुच्छेद में प्रावधान है? 324 में। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे पे। संविधान संशोधन विधेयक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पे विचार कीजिए। तो देखिए संविधान संशोधन संविधान के भाग 20, संविधान के भाग 20 और अनुच्छेद 368 में है, ठीक है। इसमें संविधान संशोधन के बारे में कहा गया। अब ऑप्शन पढ़ते हैं क्या कह रहा है। ऑप्शन 1 कह रहा है इसे केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जाता है। नहीं, एक गलत ऑप्शन है। लोकसभा एवं राज्यसभा की समान शक्तियां हैं संविधान संशोधन को के लिए। जितनी शक्तियां लोकसभा के पास हैं उतनी ही शक्तियां राज्यसभा के पास भी हैं। दूसरा ऑप्शन क्या कह रहा है? इसे संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किया जाना अनिवार्य है। ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। लोकसभा एवं राज्यसभा के विशेष बहुमत द्वारा पारित किया जाना अनिवार्य है। तीसरा क्या कह रहा है? विशेष विधेयक पर मतभेद की स्थिति में संयुक्त बैठक का प्रावधान है। देखो संयुक्त बैठक आर्टिकल इसमें है, आर्टिकल 108 में है संयुक्त बैठक। आर्टिकल 108 में है संयुक्त बैठक। तो संयुक्त बैठक ओनली साधारण विधेयक के लिए होती है। इसके लिए होती है साधारण विधेयक। ये ना तो संविधान संशोधन विधेयक के लिए होती है और ना ही एक धन विधेयक के लिए होती है। तो ऑप्शन सी हमारा गलत है। तो अब देखते हैं कौन सा ऑप्शन इसमें सही है। ओनली 2 हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन है। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे पर। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या कह रहा है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता का उल्लेख नहीं है? तो देखिए भारतीय संविधान के तहत भारत के समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय तथा विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास की उपासना की स्वतंत्रता का उल्लेख मिलता है, ठीक है। ये प्रदान की गई है। तो ये पूछा है किसकी नहीं है? तो देखो धर्म की है, अभिव्यक्ति की है, विशेषता विश्वास की स्वतंत्रता है, लेकिन प्रतिष्ठा की स्वतंत्रता नहीं है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में। तो ऑप्शन हमारा सी बिल्कुल सही है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? अनुच्छेद दिए गए हैं और उपबंध दिए गए हैं। तो देखो संविधान के भाग 3 में भारतीय संविधान भाग 3 में 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों की बात कही गई है। अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों की बात कही गई है। तो क्या है कि 19 से 22 में जो स्वतंत्रता के अधिकार है ना, 19 में आर्टिकल में ये सारे आर्टिकल दिए गए हैं। 19 में आर्टिकल के ये सारे क्लॉज हैं। तो ये सारे क्लॉजेस का उनने पूछा है कि इनका मिलान कीजिए। तो देखिए देखते हैं कौन सा सही है कौन सा गलत है। देखिए अनुच्छेद 19 वन का गा, संगम या संघ बनाने का अधिकार, तो ये बिल्कुल सही है। 19 वन के गांव में संगम या संघ बनाने का अधिकार है। 19 वन के गांव में क्या है? भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र आबाद संचरण का अधिकार। तो ये भी बिल्कुल सही ऑप्शन है। तीसरा ऑप्शन क्या कह रहा है? 19 वन के डा में क्या? भारत के राज्य क्षेत्र में किसी भाग में निवास करने का बिल्कुल अधिकार है। ये भी बिल्कुल ऑप्शन सही है। 19 वन 4 क्या कह रहा है? कोई व्यक्ति व्यापार या कारोबार करने का अधिकार है। ये भी बिल्कुल ऑप्शन सही है।
ठीक है, जितने भी ये अधिकार इन पे सब पे व्यक्तियुक्त निर्बंधन लगा हुआ है। ये सारी चीजें आप पे जितने भी अधिकार है ये असीमित नहीं है। तो इसका ऑप्शन क्या हो गया? ऑप्शन डी। चारों सही है तो ऑप्शन डी। देखिए आपको आते क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सी विषय 11वीं अनुसूची में शामिल है? तो देखो 11वीं अनुसूची में 29 विषय शामिल है पंचायतों के लिए। किसके लिए? पंचायतों के लिए। और 12वीं अनुसूची में 18 विषय हैं। 18 विषय हैं नगर पालिकाओं के लिए। तो देखिए पहला ऑप्शन में देखते हैं सार्वजनिक वितरण प्रणाली। ये है 11वीं अनुसूची में पंचायतों का विषय। तो ये बिल्कुल ऑप्शन सही है। गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम ये भी पंचायतों का विषय है। जो दूसरे और तीसरे और चौथे हैं ये है नगर पालिकाओं के विषय। इसमें नगर पालिका के विषय हैं ये 12वीं अनुसूची में। इसमें 12वीं अनुसूची में। तो अब ऑप्शन देख लेते हैं कौन सा सही है हमारा। तो ऑप्शन ए 1 एंड 2 ओनली सही है बिल्कुल हमारा ऑप्शन। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा उपबंध यूएसए से लिया गया है? तो देखो जो विधिक शासन है वो लिया गया है ब्रिटेन से। कहां से लिया गया? ब्रिटेन से। अवशिष्ट शक्तियां कहां से ली गई हैं? कनाडा से। और विधायिका के अध्यक्ष पद कहां से लिया गया है? ये भी ब्रिटेन से लिया गया है। और न्यायिक पूर्वावलोकन ये यूएसए से लिया गया है। किसका पूछा है इसमें? यूएसए का पूछा है। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। निवारक नजरबंदी के अंतर्गत किसी व्यक्ति को अधिकतम कितनी अवधि तक कारावास में रखा जाता है? तो देखो निवारक नजरबंदी होता क्या है? देखो यदि सरकार की नजर में कोई व्यक्ति देश में कानून व्यवस्था अथवा शांति की सुरक्षा के लिए खतरा हो सकता है तो उसे क्या करते हैं? सरकार बंदी बना सकती है और इसकी अधिकतम सीमा होती है 3 माह। ठीक है। अगर इस सीमा को बढ़ाना है तो इसकी समीक्षा के लिए एक सलाहकार बोर्ड होगा और सलाहकार बोर्ड उस सीमा को बढ़ा सकता है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? राज्य दिए गए हैं और गठन का वर्ष दिया गया है। तो देखो गुजरात का गठन कब हुआ था? गुजरात का गठन हुआ था 1960 में। ठीक है। और महाराष्ट्र का गठन कब हुआ? महाराष्ट्र का गठन हुआ था 1960 में। ये गलत है 1961। और पंजाब का गठन कब हुआ था? पंजाब का गठन हुआ था 1966 में। और हरियाणा का गठन 1966 में। तो 1 और 4 सही है, 2 और 3 गलत है। तो ऑप्शन बी ओनली हमारा सही हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार के स्थान पर विधिक अधिकार के रूप में सूचीबद्ध किया गया है? तो ये ऑप्शन इसका है 42वें संविधान द्वारा। 42वें संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर एक विधिक अधिकार बना दिया गया था। तो देखो क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 द्वारा प्रदत्त अधिकारों के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार सम्मिलित नहीं है पूछ रहा है। तो देखो शोषण मुक्त और गर्मामय जीवन आर्टिकल 21 में आता है। ठीक है। आश्रय और आजीविका का अधिकार भी आर्टिकल 21 में आता है। हिरासत में शोषण के विरुद्ध अधिकार ये भी आर्टिकल 21 में आता है। स्वयं और अपने विरुद्ध साक्षी होने का संरक्षण ये आता है अनुच्छेद 20 में। तो ऑप्शन गलत पूछा है तो गलत कौन सा हो गया? डी। तो ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। तो देखिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। राज्य की नीति निर्देशक तत्वों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पे विचार कीजिए। तो देखो भाग 4 और अनुच्छेद 36 से 51 में डीपीएसपी की बात कही गई है। अब देखते हैं ऑप्शन क्या कह रहा है। इसका उद्देश्य सामाजिक एवं आर्थिक न्याय को सुनिश्चित करना है। तो ऑप्शन बिल्कुल सही है। यह न्यायपालिका में के द्वारा परिवर्तनीय नहीं है। तो ये भी बिल्कुल ऑप्शन सही है। न्यायालय के द्वारा इनमें कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है।
किया जा सकता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप न्यायालय में चले जाएं कि हमें डीपीएसपी के अधिकार नहीं दिए जा रहे हैं या नहीं सरकार द्वारा, तो हम उसको चुनौती दे सकते हैं, ऐसा नहीं है। इसका ऑप्शन क्या कह रहा है, संसद निर्देशक तत्वों को लागू करने हेतु मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकता। ये ऑप्शन गलत है। मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकता है नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने के लिए। तो ऑप्शन हमारा 1 एंड 2 ओनली बिल्कुल सही है। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। संविधान की छठी अनुसूची में कुछ राज्यों को जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के संदर्भ में उपबंध किया गया है। निम्नलिखित में से इनमें से कौन सा राज्य सम्मिलित नहीं है, पूछ रहा है। तो देखो, जो छठी अनुसूची में जो राज्य है ना, उनको स्थानीय प्रशासन का अधिकार प्रदान किया गया है। तो इसमें कौन कौन से राज्य हैं? इसमें राज्य हैं ए, टी, एम। ए ध्यान रख लीजिए। ए से क्या है असम, टी से क्या है त्रिपुरा, एम से क्या है मेघालय, और इस एम से क्या है मिजोरम। तो देख लो कौन सा नहीं है, सिक्किम नहीं है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में मान्यता देने के लिए उस विधेयक में निम्नलिखित में से कौन सी उत्पन्न होना आवश्यक है। तो देखो, लोकसभा किसी विधेयक लोकसभा का अध्यक्ष किसी विधेयक को धन विधेयक बताने के लिए इस अनुच्छेद का प्रयोग करता है। किस अनुच्छेद में दिया गया धन विधेयक? तो अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। ठीक है, इसमें पूछा है कि मान्यता देने के लिए उस विधेयक में निम्नलिखित में से किन उपबंधों का होना आवश्यक है, ये बताना है। तो भारत सरकार द्वारा दिए जाने वाले ऋण का विनियमन, ये तो ये बिल्कुल सही है। आकस्मिक निधि की अभिरक्षा, ये भी बिल्कुल सही है। संचित निधि द्वारा धन का विनियोग, ये भी बिल्कुल सही है। किसी व्यय को संचित निधि पर भारित करना, ये भी बिल्कुल सही है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन 1, 2, 3 एंड 4 ओनली। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 ये कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी लोकसभा की विशेष शक्तियां हैं? लोकसभा की विशेष शक्तियां पूछा है। देखो, धन विधेयक में संशोधन प्रस्तावित करना, तो देखो एक गलत है। धन विधेयक में संशोधन लोकसभा भी कर सकता है और राज्यसभा भी प्रस्तावित कर सकती है, लेकिन धन विधेयक में संशोधन मानना लोकसभा के अंदर ही आता है। प्रस्तावित तो राज्यसभा भी कर सकती है। ठीक है, कि लोकसभा को भेजेगी कि ये हमने संशोधन किए, आप मान लीजिए, लेकिन उन संशोधनों को मानना लोकसभा की विशेष शक्ति है। ये ऑप्शन बिल्कुल गलत हो गया। मंत्रिपरिषद का सामूहिक उत्तरदायित्व, तो देखो मंत्रिपरिषद का सामूहिक उत्तरदायित्व बिल्कुल सही है। ये लोकसभा की अनन्य शक्ति है। ठीक है, कार्यपालिका पे नियंत्रण, देखो कार्यपालिका पे नियंत्रण जो प्रश्नकाल हुए, शून्यकाल हुए, इनके माध्यम से होता है। तो ये राज्यसभा एवं लोकसभा दोनों की शक्तियां हैं। ठीक है, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भागीदारी, तो इसमें राज्यसभा के सदस्य भागीदारी होते हैं, ये लोकसभा की शक्ति नहीं। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया हमारा? ऑप्शन 2 ओनली, ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है? राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा तो उद्घोषणा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो पहला ऑप्शन क्या कह रहा है? इस उद्घोषणा का आधार युद्ध अथवा बाह्य आक्रमण तथा आंतरिक अशांति हो सकती है। देखो, इसमें आंतरिक अशांति का उल्लेख नहीं किया गया है, तो ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है। इसमें कहा गया है सशस्त्र विद्रोह। कैसा? सशस्त्र विद्रोह। आंतरिक अशांति को नहीं बताया गया। इस उद्घोषणा को 2 माह के भीतर संसद की स्वीकृति होना आवश्यक है। तो इस 1 माह है, 2 माह नहीं है, 1 माह है, तो ये भी गलत है। तीसरा ऑप्शन क्या कह रहा है? संसद द्वारा इसकी स्वीकृति का प्रस्ताव साधारण बहुमत से पारित होना चाहिए। साधारण बहुमत में एक विशेष बहुमत, कैसे? विशेष
बहुमत। ऑप्शन डी क्या कह रहा है, इसे संसद द्वारा 6 माह की प्रस्ताव पारित करके इसे कितनी भी अवधि तक बढ़ाया जा सकता है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी गलत है, 1 गलत है और बी गलत है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान में वर्णित धर्मनिरपेक्षता की विशेषता नहीं है, पूछा है। तो देखो ऑप्शन देखते हैं। राज्य द्वारा लोगों की धार्मिक स्वतंत्रता का हनन नहीं होगा, तो ये बिल्कुल सही है। राज्य द्वारा समर्थित धार्मिक सुधारों की अनुमति, तो ये भी बिल्कुल सही है। व्यक्ति एवं समुदाय दोनों के अधिकारों का संरक्षण, तो ये भी बिल्कुल सही है। धर्म में राज्य सत्ता की सैद्धांतिक हस्तक्षेप की अनुमति नहीं है, तो ये बिल्कुल गलत ऑप्शन है और यही हमारा सही ऑप्शन है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में। लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए कितने स्थान आरक्षित हैं? तो देखो लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए 84 स्थान है और अनुसूचित जनजाति के लिए 47 है। तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही है। चलो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। निम्नलिखित में से संवैधानिक उपबंधों में साधारण बहुमत से संशोधन किया जाता है? तो नए राज्यों का प्रवेश और गठन, ये बिल्कुल सही, साधारण बहुमत से हो जाता है। जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन, ये भी साधारण बहुमत से ही संशोधन हो जाता है। 7वीं अनुसूची में के विषय देखो, 7वीं अनुसूची में संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची के विषय है। ठीक है, अगर इनमें कोई संशोधन करना है तो विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। किसकी होती है? विशेष बहुमत की। तो ये ऑप्शन गलत है। विधान परिषदों का संरक्षण, ये भी बिल्कुल सही है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन होगा? 1, 2 और 4 ओनली। तो देखो क्वेश्चन नंबर 21 का कह रहा है, राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद की मृत्यु के पश्चात निम्नलिखित में से किसने कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में दायित्वों का निर्वहन किया था? देखो अनुच्छेद 65 में यह प्रावधान है कि राष्ट्रपति की मृत्यु पर कार्यवाहक राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति होगा। तो 1974 में फखरुद्दीन वो बने थे, राष्ट्रपति बने थे। कब बने थे? 1974 में। ठीक है, और 1977 में इनकी मृत्यु हो गई थी। तो उसके बाद बीडी जत्ती है ना, वो कार्यवाहक राष्ट्रपति बने थे। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 में। देखो निम्नलिखित में से कौन सा संसूची का विषय नहीं है? देखो 7वीं अनुसूची में संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची के बारे में कहा गया है। तो जो समाचार पत्र है ना, वो संवर्ती सूची का विषय है। किसका है? संवर्ती सूची का विषय है। इस संघ सूची का विषय नहीं है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही है हमारा। और ये सारे रक्षा, बैंकिंग, डाक, एक इसके हैं संघ सूची के विषय है। इसके हैं संघ सूची के विषय। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 में। निम्नलिखित में से किन आधारों पर सरकार द्वारा धार्मिक स्वतंत्रता को प्रतिबंधित किया जा सकता है? तो देखो लोक व्यवस्था के आधार पर धार्मिक स्वतंत्रता को प्रतिबंधित किया जाता है, बिल्कुल सही है। सामाजिक समरसता, तो सामाजिक समरसता के आधार पर धार्मिक स्वतंत्रता को प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता है। धार्मिक स्वतंत्रता को प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो ये गलत है। स्वास्थ्य के आधार पे किया जा सकता है, ठीक है, और नैतिकता के आधार पर भी किया जा सकता है। तो ऑप्शन हो गया 1, 3 एंड 4 ओनली। ऑप्शन कौन सा सही है? 1, 3 और 4 ओनली। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार सरकार भारतीय नागरिकों के साथ साथ गैर नागरिकों को भी प्राप्त है? तो देखो भाग 3 में
भाग 3 में 12 से 35 अनुच्छेद में मौलिक अधिकार के बारे में बात की गई। तो देखो, भारतीयों को कौन कौन से मौलिक अधिकार हैं? 15, 16, 19, 29, 30। ये अधिकार केवल भारतीयों को प्राप्त हैं और बाकी के जितने भी मौलिक अधिकार हैं वो सबको, भारतीयों एंड गैर नागरिकों को भी प्राप्त है। तो इसमें से कौन सा है जो गैर नागरिकों को भी प्राप्त है? तो विधि की समक्ष समता, ये बिल्कुल सही है, ये गैर नागरिकों को भी प्राप्त है। लोक नियोजन के विषय का अवसर की समता, ये गलत है। मूल जाति धर्म वंश, ये आर्टिकल 17 में है। तो देखो, इसमें 15, 16, 19, 30, तो ये गैर नागरिकों को प्राप्त नहीं है। अल्पसंख्यकों के वर्गों के हितों का संरक्षण, ये भी नहीं है गैर नागरिकों को प्राप्त। ओनली विधि के समक्ष समता का अधिकार गैर नागरिकों को प्राप्त है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25। कथन एंड रीजनिंग, अभी कथन एंड कारण दिया गया। सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का संरक्षक है, तो ये बिल्कुल सही है। सर्वोच्च न्यायालय किसी कानून को गैर संवैधानिक घोषित कर उसे लागू होने से रोक सकता है, तो ये भी बिल्कुल, कारण भी बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पे। वर्ण धाता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ये होता क्या है वर्ण धाता? ये होती है कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस। ऑप्शन 1 क्या कह रहा है? यह एक आनुवंशिक विकार है, तो ये बिल्कुल सही है, ये एक आनुवंशिक ही विकार है। इस रोग से महिलाओं की ग्रसित होने की संभावना अधिक है। नहीं, इस रोग से पुरुषों की संभावना ज्यादा होती है। इस रोग से पुरुष ज्यादा प्रभावित होते हैं। इसमें व्यक्ति लाल एवं हरे रंग में विभेद नहीं कर पाता है, तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। दूसरा गलत है। कौन सा हो जाएगा? 1 और 3 ओनली। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 में क्या कह रहा है? हार्मोन्स दिए गए हैं, कार्य दिए गए हैं, कौन सा सम्मिलित नहीं है ये बता। तो ये एस्ट्रोराइन दुग्ध ग्रंथियों का परिवर्धन करता है, तो ये बिल्कुल सही है। एस्ट्रोजन क्या करता है? मादा में द्वितीयक लक्षणों का प्रकटन करता है, ये भी बिल्कुल सही है। ऑक्सीटोसिन क्या करता है? गर्भाशय संकुचन को प्रेरित करता है, तो ये भी बिल्कुल सही है। ये कॉर्टिसोल है ना, ये क्या है? ये तनाव हार्मोन्स है। क्या है? तनाव हार्मोन्स है। ये जब भी व्यक्ति को तनाव होता है ना, तो तनाव के प्रति एक प्रतिकूल प्रभाव डालता है तनाव पर, कार्टिसोल हार्मोन्स। ठीक है, तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही ऑप्शन है हमारा। तो अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 में। निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति द्वारा अत्यधिक धूम्रपान का परिणाम है? तो देखो, रक्त में कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि होती है, तो ये बिल्कुल सही है। हिमाबद्ध ऑक्सीजन की सांद्रता में कमी, तो ये बिल्कुल सही है, ऑक्सीजन की सांद्रता में कमी आती है। हृदय स्पंदन की दर में कमी नहीं, हृदय स्पंदन की दर में वृद्धि होती है, तो ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है। तो ऑप्शन 1 और 2 ओनली हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन है। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 में। पेनिसिलिन की खोज निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी? देखो, पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा की गई थी। देखो, लुईस पास्चर ने किसकी खोज की थी? लुईस पास्चर ने की थी रेबीज के टीके की। इसकी रेबीज के टीके की खोज की थी। रॉबर्ट कोच ने किया, किसकी खोज की थी? तो इनने की थी माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। ठीक है। और लीनियस ने किसकी खोज की थी? बार्गी की। ठीक है, तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पे। मानव मस्तिष्क का निम्नलिखित में से कौन सा भाग शरीर में तापमान नियंत्रण करता है? तो देखो, मानव मस्तिष्क में 3 भाग होते हैं, अग्र मस्तिष्क, पश्चिम मस्तिष्क और मध्य मस्तिष्क। तो जो अग्र मस्तिष्क है ना, उसमें होता है हमारा हाइपोथैलेमस, जो तापमान, भूख लगना, इन सब नियंत्रण करता है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पे। डीएनए के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका प्राथमिक कार्य प्रोटीन संश्लेषण है। तो देखो,
डीएनए प्रोटीन संश्लेषण के लिए आरएनए पे निर्भर होता है। ठीक है, डीएनए प्रोटीन संश्लेषण के लिए आरएनए पे निर्भर होता है, तो ये ऑप्शन गलत है। दूसरा क्या है, इसमें थायमीन उपस्थित होता है। तो देखो, डीएनए एंड आरएनए दोनों में थायमीन उपस्थित होता है, ये ऑप्शन सही है। इसमें यूरेसिल की पर्याप्त मात्रा पाई जाती है, तो ये ऑप्शन गलत है। यूरेसिल की पर्याप्त मात्रा नहीं पाई जाती है, इसमें यूरेसिल उपस्थित ही नहीं होता है इसमें। ठीक है, तो ये गलत है, तीसरा गलत है। तो ऑप्शन कौन सा सही हो गया, और केवल टू ओनली। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पे। निम्नलिखित में से कौन पादपों में बाष्पोत्सर्जन का उद्देश्य है? तो देखो, प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए जल का संभरण बिल्कुल सही है। मृदा से प्राप्त खनिजों का परिवहन बिल्कुल सही है। पत्ती की सतह को शीतल रखना बिल्कुल सही है। तो 1 2 3 ओनली हमारे ऑप्शन डी सही होगा। तो अब हम लोग चलते हैं 33वें क्वेश्चन पे। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित है? तो क्रोमोसोमीय विकार दिया गया, प्रभाव दिया है। तो टर्नर सिंड्रोम मानसिक विकास अवरोध नहीं, बांझपन होता है, इसका प्रभाव बांझपन होता है। और डाउन सिंड्रोम क्या करता है, ये लैंगिक लक्षणों का अभाव नहीं है, ये मानसिक विकास को अवरोध करता है। और जो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम है, ये भी बांझपन का प्रभाव को प्रभावित करता है। जो रेडमैन सिंड्रोम है ना, वो एट्रिलिन हार्मोन का अत्यधिक स्त्राव नहीं है, ये होता है व्यक्ति के शरीर पे लाल चकत्ते पड़ते हैं, इसके प्रभाव से लाल चकत्ते पड़ते हैं। तो ए भी गलत है, ए भी गलत है, ए भी गलत है। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही है और सही पूछा था। अब चलते क्वेश्चन नंबर 34 पे। पराकरणों के संदर्भ में निम्नलिखित में कथनों पर विचार कीजिए। इसकी आंतरिक भित्ति सेलुलोज एवं पैक्टिन से निर्मित होती है, तो बिल्कुल सही ऑप्शन है। इनका जीवन तापमान एवं तथा आर्द्रता पर निर्भर करता है, ये भी बिल्कुल सही ऑप्शन है। ये मनुष्य में एलर्जी एवं श्वसनीय विकार उत्पन्न करते हैं, तो ये भी बिल्कुल सही ऑप्शन है। देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन 1 2 3 ओनली हमारा सही है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पे। निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम लार में अनुपस्थित होता है? तो माल्टोस लार में अनुपस्थित होता है। ठीक है, तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही है हमारा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पे। तो निम्नलिखित कथनों में से एक अभिकथन तथा दूसरा कारण है। तो ए बी रक्त समूह व्यक्ति के सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता होता है, तो ए बिल्कुल सही है। ठीक है, अच्छा, ये सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता क्यों होता है? क्योंकि इसमें एंटीजन नहीं होते, कोई भी एंटीबॉडी नहीं होती है, एंटीजन बॉडी नहीं होती है, इसलिए ये सारे सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता होते हैं। कारण क्या, ए बी रक्त समूह में एंटीजन अनुपस्थित होता है, तो ए बिल्कुल सही है। ऑप्शन ए आंसर बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 37 में क्या कह 37 कह रहा है, कुछ विकार दिए गए हैं और प्रभावित अंग के बारे में बताइए। तो जो पीलिया है वो यकृत को प्रभावित करता है, बिल्कुल सही है। जो पोलिया है वो तंत्र को प्रभावित करता है, डायरिया आंत को प्रभावित करता है, और मधुमेह अग्नाशय को प्रभावित करता है। तो चारों ऑप्शन सही है हमारे। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन होगा? 1 2 3 4 ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 पे। तो देखो, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोजुआ जनित रोग है? तो पिछले वाले लेक्चर में टेस्ट डिस्कशन में भी बताया था मैंने कि कालाजार प्रोटोजुआ जनित रोग है। जो खसरा है ना, वो मार्वेली विषाणु के इसके द्वारा होता है, ये होता है मार्वेली विषाणु के द्वारा, मार्वेली विषाणु के द्वारा। जो गलचुआ है ना, गलचुआ कैसे होता है? मम्पस वायरस के द्वारा, इसके द्वारा मम्पस वायरस के द्वारा। और जो गंजापन है वो किसके द्वारा होता है? गंजापन होता है टीनिया कैप्टिस नामक कवक के द्वारा, टीनिया कैप्टस कवक के द्वारा। तो ऑप्शन ए बिल्कुल हमारा सही है। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39। निम्नलिखित में से कौन सा अनुवांशिक विकार है? तो सिकल सेल एनीमिया, ये भी अनुवांशिक विकार है, ये बिल्कुल सही है।
हीमोफीलिया ए भी अनुवांशिक विकार है। जो स्लीपिंग सिकनेस है ना, ये प्रोटोजोआ जनित है, प्रोटोजोआ प्रोटोजोआ जनित रोग है, जनित रोग है। ठीक है, तो तीसरा गलत है हमारा। डाउन सिंड्रोम भी अनुवांशिक रोग है। तो 1, 2 एंड 4 हमारा ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पे। जीव विज्ञान की निम्नलिखित में से कौन सी शाखा के अंतर्गत कोशिकाओं का अध्ययन किया जाता है? तो देखो, साइटोसिन के अंदर करते हैं कोशिकाओं का अध्ययन, इसका अध्ययन करते हैं कोशिकाओं के, तो ऑप्शन ए सही है। लेकिन मार्कोलॉजी के अंतर हम किसका अध्ययन करते हैं? तो जंतुओं की आकृति, जंतुओं की आकृति का अध्ययन करते हैं। जो मायोलॉजी, इसके अंदर क्या करते हैं हम? पेशियों का अध्ययन, पेशियों का अध्ययन करते हैं। जो इथोलॉजी है ना, इथोलॉजी में हम लोग करते हैं जंतुओं के व्यवहार, जंतुओं के व्यवहार का अध्ययन करते हैं। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41 पे। पादपों में लघु बीजाणुधानी की संरचना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में विचार कीजिए। तो इसमें कौन सा है? देखिए, इनकी भित्ति 4 परतों से निर्मित होती है। तो ये बिल्कुल सही है, इनकी भित्ति 4 परतों से निर्मित होती है। एपिडर्मिंग इसकी सबसे आंतरिक परत है। तो देखो, आंतरिक परत एपिडर्मिंग नहीं है, आंतरिक परत है रेसिटम। कौन है? रेसिटम, जो विकासशील परागकणों को पोषण देती है। इसको देती है विकासशील, जो परागकण होते हैं ना, उनको पोषण देती है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल गलत है। तीसरा क्या कह रहा है? टेप्टेम की कोशिकाएं साइटोप्लाज्मा से युक्त होती है। तो ये बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन कौन सा हमारा सही हो गया? बी 1 एंड 3 ओनली। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42। वह राष्ट्रीय कंपनियों द्वारा संबंधित राष्ट्र के अनुमोदन के बिना जैव संसाधनों का उपयोग निम्नलिखित में से क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है बायोपायरेसी। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43 पे। निम्नलिखित में से विटामिन की कमी से मानव में रिकेट्स नामक रोग हो जाता है? तो देखो, जो विटामिन ए है, इससे क्या होता है? इस होता है आंखों के रोग। क्या होते हैं? आंखों के रोग, जैसे रतौंधी हो गई है, ये सारे होते हैं। जो विटामिन बी है, इससे होते हैं बेरी रोग, बेरी होता है। जो विटामिन डी है, इससे होता है रिकेट्स। जो विटामिन सी है, उससे होता है स्कर्वी। तो हमारा कौन सा पूछा है? रिकेट्स का पूछा है, तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 44 पे। निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन का कार्य नहीं है पूछा है? प्रोटीन का कार्य नहीं है। तो कोशिकाओं में वृद्धि एवं मरम्मत प्रोटीन ही करती है। हार्मोन्स का संश्लेषण प्रोटीन के द्वारा होता है। शरीर का ताप नियंत्रण एक गलत है, ये करता है हाइपोथैलेमस, मस्तिष्क में होता है, जो पहले वाले भाग में हाइपोथैलेमस। पिछले वाले क्वेश्चन में बताया था एंटीबॉडी के रूप में सुरक्षा करती है, ये भी बिल्कुल सही है। नहीं पूछा तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45 में। पादप दिए गए हैं और वर्ग दिए गए हैं। तो देखो, क्लामाइडोमोनास है ना, जो वो शैवाल है, बिल्कुल सही है। जो स्फेगनम है ना, वो मॉस है, ये भी बिल्कुल सही है। सिलेजेनला है ना, जो टेरिफाइट है, ये भी बिल्कुल। साइकस है, जिम्नोस्पर्म है। तो चारों ऑप्शन बिल्कुल सही मिलान है इसमें। तो ऑप्शन सी बिल्कुल हमारा सही हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46 में। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है पूछा है? तो फाइब्रिनोजन नामक प्रोटीन प्लाज्मा में पाई जाती है, तो ये बिल्कुल सही है। लाल रक्त कणिकाओं का विनाश प्लीहा में होता है, ये भी बिल्कुल सही है। वयस्क अवस्था में लाल रक्त कणिकाएं अस्थि मज्जा में निर्मित होती हैं, ये भी बिल्कुल सही है। ल्यूकोसाइड में हीमोग्लोबिन पर्याप्त मात्रा में उपस्थित होता है, ये गलत ऑप्शन है। देखो, ल्यूकोसाइड हीमोग्लोबिन के अभाव के कारण ही ये रंगहीन होता है, तथा इसके कारण ही ये सूत्रित रुधिर कणिकाओं भी कहते हैं। रंगहीन होने के कारण इसे क्या कहते हैं?
श्वेत कर्णिकाएं कहते हैं, रुधिर कर्णिकाएं कहते हैं, इनमें केंद्रक पाए जाते हैं। तो ऑप्शन गलत पूछा था, गलत डी ऑप्शन हो गया, तो यही हमारा बिल्कुल सही है। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47 पे। निम्नलिखित में से किस रोग के लिए मेंटोस परीक्षण किया जाता है? तो देखो, टाइफाइड के लिए किया जाता है बिडाल परीक्षण। कौन सा? बिडाल परीक्षण। और डेंगू के लिए किया जाता है एंटीजन ब्लड टेस्ट। क्या किया जाता है? एंटीजन ब्लड टेस्ट। जो तपेदिक है ना, इसके लिए किया जाता है मोन्टोस परीक्षण। और एड्स के लिए किया जाता है एलिसा परीक्षण। तो कौन सा पूछा? मेंटोस परीक्षण, तपेदिक। बी ऑप्शन हमारा सही है। चलते क्वेश्चन नंबर 48 पे। मनुष्य के पैर की निम्नलिखित अस्थियों को उनकी अवस्थिति के आधार पर ऊपर से नीचे के क्रम में व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कीजिए। तो देखो, सबसे पहले क्या आता है? सबसे पहले आती है इलियस, उसके बाद आती है फीमर, उसके बाद आती है फीबुला और उसके बाद आती है फेलिंजस। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है हमारा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49। निम्नलिखित में से किस कोश का सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? तो देखो, कोश का सिद्धांत का प्रतिपादन किया है स्लाइडेन एवं सोहन ने। ऑप्शन बी सही है। लेकिन रॉबर्ट ब्राउन ने किसका किया है? केंद्रक की खोज की है, केंद्रक की खोज। और जो एंटोवान ल्यूनाक है ना, इन्होंने किसकी खोज की है? इन्होंने की है पहली बार कोशिका को देखा था। इन्होंने पहली बार कोशिका को देखा था, पहली बार कोशिका को देखा था। इसको देखा था एंटोवान ल्यूनाक ने पहली बार कोशिका को देखा था। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 50 पे। निम्नलिखित में से कौन सा सख्त फल है? तो देखो, फलों के प्रकार कौन से होते हैं? एक तो होते हैं सख्त फल एंड एक होते हैं असत्य फल। तो देखो, सत्य फल में क्या होता है? सत्य फल में क्या होता है? फल बनाने में केवल अंडाशय ही भाग लेते हैं, केवल अंडाशय ही भाग लेते हैं। फल बनाने में अंडाशय ही भाग लेते हैं। और असत्य फल में कभी कभी अंडाशय के अतिरिक्त पुष्प और अन्य भाग भी लेते हैं, जैसे पुष्पाजन, बाह्य दल आदि भाग लेते हैं इसमें। ठीक, इसमें अंडाशय के अतिरिक्त और भी चीजें भाग लेती हैं। तो कौन सा सत्य फल है? तो ऑप्शन ए आम बिल्कुल सही ऑप्शन है, सत्य फल है। इसमें केवल अंडाशय फल में भाग लेता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 51 में। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना निम्नलिखित में से किस समिति के सुझाव पर की गई थी? तो देखो, ए ऑप्शन है बिल्कुल ए सही। क्यों? देखो, 12 जुलाई 1982 को शिवराम समिति ने नाबार्ड की स्थापना की थी, इस समिति की अनुशंसा पर। और भगवती समिति ने बेरोजगारी और सार्वजनिक कल्याण पे अपनी सुझाव दिया था। किस पे दिया था? बेरोजगारी और सार्वजनिक कल्याण। जो मालेगांव समिति है, ये माइक्रो फाइनेंस से संबंधित है, माइक्रो फाइनेंस। ठीक है। और जो गाइपेरिया समिति है, वो आरबीआई के ग्राहक सेवा सुधार के लिए लाई गई थी, आरबीआई के द्वारा। ठीक है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही है हमारा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 52 पे। निम्नलिखित में से कौन सा मुद्रास्फीति से लाभान्वित होने वाला वर्ग है? तो देखो, जो मुद्रास्फीति क्या होती है? मतलब परचेसिंग पावर है ना, जो रुपए की, वो कम हो जाए। मतलब पहले जो सामान हमें 100 रुपए में मिल जाता था, वो अब हमें सामान 110 में मिल रहा है। तो देखो, जो किसको लाभ होगा? तो जिसने ऋण लिया है, मान लो उसने आज ऋण लिया है, आज वो उसने 1000 रुपए ऋण लिया है, 1000 रुपए में वो 4 सामान खरीद पा रहा था। लेकिन जब वो पेमेंट करने जा रहा है तो मुद्रास्फीति हो गई, अब वही 4 सामान उसे 1100 में मिल रहे हैं। तो ऋणी को तो फायदा है भाई, जब उसने लिया था तो वो सामान उसे 4 सामान मिल रहे थे 1000 में,
लेकिन जिसने ऋण दिया है उसको तो नुकसान हो गया। अब ये ऋण जब वापस करेगा, वही व्यक्ति जो जिसने ऋण दिया था, अगर वो सामान लेने जाएगा तो उसको तो 4 सामान नहीं मिलेंगे, उसे तो 1100 रुपये पेमेंट करने का, तो ऋणी को फायदा है, कृषक को भी फायदा है। क्यों? जैसे अभी उनने अपनी फसल बोई और फसल कटने के बाद मुद्रास्फीति बढ़ गई, तो उनके जो भी प्रोडक्ट हैं वो ज्यादा भाव दामों में बिकेंगे। पेंशन भोगी को हानि है, पेंशन भोगी को हानि है, क्योंकि रुपए परचेसिंग पावर कम हो जाएगी। उपभोक्ता को भी हानि है, क्योंकि वो अपना सामान नहीं खरीद पाएगा जितने रुपए में वो पहले खरीदता था। तो 1 एंड 2 ओनली सही आंसर है, इसको लाभ होगा। क्वेश्चन नंबर 53, भारत में मुद्रा निगमन हेतु निम्नलिखित में से किस प्रणाली का प्रयोग किया जाता है? तो न्यूनतम सुरक्षित कोष प्रणाली का प्रयोग किया जाता है भारत में मुद्रा निर्गमन प्रणाली के लिए, एक आरबीआई के द्वारा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 54 पे। निम्नलिखित में से कौन सा मुद्रा के अवमूल्यन का परिणाम है? तो देखो, निर्यात में वृद्धि, अगर पैसे की वैल्यू कम होगी तो निर्यात में वृद्धि ऑब्वियस सी बात है बढ़ेगी, लोग ज्यादा खरीदें, बाहर के लोग ज्यादा खरीदेंगे। उन्हें जैसे कोई $1 लेके आ गया और हमारे रुपए की वैल्यू गिर गई, मतलब 90 पहुंच गई, तो उसे तो 90 रुपए वाला सामान $1 में मिल रहा है, तो निर्यात में वृद्धि होगी। घरेलू उद्योगों को सुरक्षा, ये भी सही है, लोग ज्यादा से ज्यादा निर्यात करेंगे। मुद्रास्फीति में कमी, तो देखो मुद्रास्फीति में कमी नहीं आएगी, मुद्रास्फीति बढ़ेगी। कैसे बढ़ेगी? देखो रुपए की वैल्यू अगर गिर गई, ठीक है, मान लो 90 रुपए हो गई $1 के मुकाबले, तो जो हम सामान आयात करते वो भी तो महंगा हो जाएगा, वो महंगा हो जाएगा तो मुद्रास्फीति बढ़ेगी, कम नहीं होगी। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है हमारा, 1 एंड 2 ओनली। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 55, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति का उद्देश्य नहीं है? देखो मौद्रिक नीति होती है, सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए। तो मौद्रिक नीति का आशय ऐसी रणनीति से है जिसके तहत धन की आपूर्ति तथा ब्याज दरों को समायोजित करके उत्पादन एवं मुद्रास्फीति को प्रभावित किया जाता है। ये होती है हमारी मौद्रिक नीति। देखो मौद्रिक नीति दो प्रकार की होती है, एक तो होती है विस्तारवादी, विस्तारवादी, और एक होती है संकुचनवादी। ठीक है, ये होती है हमारी दोनों। अब इसका उद्देश्य क्या होता है, तो उद्देश्य हम बता देते हैं। उद्देश्य क्या होते हैं इसके, तो देखो आर्थिक विकास की प्राप्ति, पहला उद्देश्य क्या है, आर्थिक विकास की प्राप्ति, इसका उद्देश्य है मौद्रिक नीति का। दूसरा क्या है कि पूर्ण रोजगार की प्राप्ति, पूर्ण रोजगार की प्राप्ति। तीसरा उद्देश्य क्या है इसका, तीसरा उद्देश्य है मुद्रास्फीति पे नियंत्रण, महंगाई पे, महंगाई पे नियंत्रण। तीसरा उद्देश्य महंगाई पे नियंत्रण। विनिमय दर का स्थिर रहना, विनिमय दर का, विनिमय दर स्थिरता, ठीक है। और आय में उचित वितरण, आय का उचित वितरण, आय का उचित वितरण, ये मौद्रिक नीति के लक्ष्य हैं, उद्देश्य हैं। तो देखो मुद्रा और साख की मात्रा का नियमन एवं नियंत्रण बिल्कुल सही है, आर्थिक विकास एवं स्थिरता को बढ़ोतरी बिल्कुल सही है, मुद्रास्फीति का नियंत्रण बिल्कुल सही है, राजकोषीय घाटे की कमी ये गलत है, राजकोषीय घाटे की कमी मौद्रिक नीति का उद्देश्य नहीं होता है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 56 पे। एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉलेज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशन नामक पुस्तक निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई है? ये लिखी गई है कीन्स के द्वारा, सीएम कीन्स के द्वारा। अब चलते क्वेश्चन नंबर 57 पे। तो निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। राजकोषीय घाटा, राजकोषीय घाटा क्या होता है, कुल व्यय, कुल व्यय माइनस राजस्व प्राप्तियां प्लस गैर कर, गैर ऋण, गैर व्यय
वाली पूंजीगत प्राप्तियां, पूंजीगत प्राप्तियां ऋण को नहीं जोड़ते हम, तो उसे बोलते हैं सकल राजकोषीय घाटा। ये निम्नलिखित किसी वित्तीय वर्ष के अंतर्गत सरकार की कुल आय और व्यय का अंतर है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, कुल आय एवं व्यय का अंतर है। राजस्व घाटा क्या था? कुल राजस्व प्राप्त की तुलना में कुल राजस्व व्यय का अंतर है, व्यय अंतर, तो ए भी बिल्कुल सही है। प्राथमिक घाटा क्या था? सकल राजकोषीय घाटे से ब्याज की अदायगी की घटाने पर प्राप्त होता है, तो ए भी बिल्कुल सही है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर है हमारा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 58 पे। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यह किसी देश की आंतरिक संरचनाओं में विदेशी परिसंपत्तियों का निवेश है, तो ये बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, इसमें शेयर बाजार में लगी विदेशी पूंजी को भी सम्मिलित किया गया नहीं, ये होती है एफडीआई होती है, ये एफडीआई नहीं होती है, तो ये ऑप्शन गलत है। तो उपयुक्त में से कौन सा सही? और ओनली वन हमारा सही है। 59 क्या कह रहा है? अवर कॉमन फ्यूचर रिपोर्ट निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो अवर कॉमन फ्यूचर रिपोर्ट है धारणीय विकास से संबंधित। किससे संबंधित है? धारणीय विकास से। क्वेश्चन नंबर 60। सरकार द्वारा राजस्व घाटे को कम करने के लिए निम्नलिखित में से कौन से कदम उठाए जा सकते हैं? तो देखो, सरकार द्वारा राजस्व घाटे करने के लिए कौन से कदम उठाए जा सकते हैं? विदेशी ऋणों का भुगतान कर दे सरकार, ठीक है, वेतन पेंशन के भार में कमी, ठीक है, घाटे में चल रहे सार्वजनिक उपक्रमों का विनिवेश, तो ये तीनों ना राजस्व घाटे को कम करने के लिए सरकार उपाय उठाती है, तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर बी, निम्नलिखित में से कौन सा आदेश मुद्रा? आदेश मुद्रा क्या होती है? फिएट मनी। फिएट मनी के बारे में बात कर रहा है, को सर्वाधिक उपयुक्त रूप से अभिव्यक्त करता है। वह मुद्रा जिसका अंतर्राष्ट्रीय मूल्य अधिक होता है, नहीं, ये गलत है, अंतर्राष्ट्रीय मूल्य अधिक होने पर फिएट मनी नहीं होती। वह मुद्रा जिसका कोई आंतरिक मूल्य नहीं होता है, वेट, अभी इसको देखते हैं और क्वेश्चन ऑप्शन पढ़ के। जो मुद्रा, वह मुद्रा जो आर्थिक रूप से स्थिर राष्ट्र के द्वारा जारी की जाती है, नहीं, ये भी नहीं है। वह मुद्रा जिसका अंकित मूल्य उसके यथार्थ मूल्य के बराबर होता है, नहीं, ये भी गलत है, तो ऑप्शन बी हमारा सही है। फिएट मनी होती क्या है? वह कागज मुद्रा जो सरकार के आदेश पर चलती है, उसे आदेश मुद्रा कहते हैं या लीगल टेंडर कहते हैं, वो होती है। उसका जैसे मान लीजिए 200 का नोट है, तो 200 के नोट की वैल्यू थोड़ा ना 200 है, वो तो एक सरकार के आदेश के द्वारा चल रही, उसकी लीगल मनी बोलते हैं। उसमें 200 रुपए जितना सामान लगा है क्या उस नोट में? नहीं ना, तो उसके आंतरिक मूल्य के बराबर नहीं, उसकी वह मुद्रा जिसका कोई आंतरिक मूल्य नहीं होता, उसका कोई आंतरिक मूल्य नहीं, वो एक लीगल टेंडर है ना। क्वेश्चन नंबर 62, सैन सूचकांक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो सैन सूचकांक निर्धनता से संबंधित है। किससे संबंधित है? निर्धनता से संबंधित है। इसने प्रस्तुत किया था, ये अमर्त्य सेन ने किया था, इसने अमर्त्य सेन ने, इसके लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 63, निम्नलिखित सार्वजनिक उपकरणों में के विनिवेश के लिए सुझाव प्रस्तुत करने हेतु निम्नलिखित में से किसकी अध्यक्षता में विनिवेश आयोग का गठन किया गया? तो एक यह है जेवी रामकृष्ण। कब किया गया था? 1996 में। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 64, निम्नलिखित में से कौन सी अर्थव्यवस्था तृतीयक गतिविधियों से संबंधित है? तो देखो, प्राथमिक क्षेत्र से कौन कौन सी गतिविधियां संबंधित हैं? प्राथमिक क्षेत्र से हैं खनन, कृषि, खनन, डेयरी, पशुपालन, ये मतलब कुछ है जो प्राथमिक से हैं। तो द्वितीयक से कौन कौन सी संबंधित है? द्वितीयक से निर्माण, विनिर्माण, निर्माण, विनिर्माण, ये द्वितीयक से। और तृतीयक से संबंधित है संचार, व्यापार, परिवहन, परिवहन हो गया, वाणिज्य हो गया, ये तृतीयक क्षेत्र से हैं। तो इसमें पूछा है तृतीयक गतिविधियां कौन कौन सी हैं। एक मिनट इसको साफ कर दें। तृतीयक गतियां कौन कौन सी है? 1 2 3।
जो डेयरी है वो है प्राथमिक। कौन सी है? प्राथमिक। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 65 पे। 65 क्या कह रहा है? 65 कह रहा है संस्था दी गई है और स्थापना वर्ष पूछा है। तो देखो, जो राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण बैंक है उसकी स्थापना हुई थी 1982 में। भारतीय औद्योगिक विकास केंद्र की स्थापना हुई थी 1964 में। लघु उद्योग विकास की स्थापना हुई थी 1990 में और सेबी की स्थापना हुई थी 1988 में। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो गया? ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 60 पे। पूछा है निम्नलिखित में से प्रयास प्रतिकूल प्रभाव प्रतिकूल भुगतान संतुलन में सुधार हेतु प्रभावी है। देखो, जो विदेशी विनिमय दर है ना, ये सकारात्मक प्रभाव डालता है भुगतान संतुलन पे। निर्यात शुल्क का अगर देखो, निर्यात शुल्क लगा दें, हम कोई सामान बेच रहे हैं, अगर हम उस पर शुल्क लगा देंगे तो हम तो कोई सामान बेच नहीं पाएंगे, हमारा सामान महंगा बिकेगा। तो एक कैसे डालता है? नकारात्मक प्रभाव। विदेशी ऋण एवं सहायता, तो विदेशी ऋण एवं सहायता कैसा डालता है? विदेशी ऋण एवं सहायता डालता है सकारात्मक। क्यों? क्योंकि देखो, हम विदेशों से ऋण लेंगे, विदेशों से ऋण लेंगे तो पूंजीगत व्यय करेंगे, व्यय करेंगे तो हमारे इनकम सोर्स बनेंगे। तो एक कैसे डालता है? सकारात्मक। आयात सब्सिडी डालती है नकारात्मक। क्यों? देखो, अगर कोई प्रोडक्ट भारत में आ रहा है, अगर हम उसको सब्सिडी दे दे तो और वो सस्ता बिकेगा, सस्ता बिकेगा तो बहुत सारा माल आ जाएगा भारत में। तो ये नकारात्मक, भारतीय उद्योग बैठ जाएंगे इससे। तो ये नकारात्मक डालता है। तो इसमें हमारा कौन सा है? सकारात्मक पूछा है। प्रतिकूल प्रयास प्रतिकूल भुगतान संतुलन के में सुधार हेतु प्रभावी है। सुधार हेतु पूछ रहा है, तो इसमें कौन कौन से हैं? 1 एंड 3 सकारात्मक, ये सुधार किए जाने चाहिए। ठीक है, अब डालते हैं क्वेश्चन नंबर 67। निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष थे? तो प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष थे केसी नियोगी। प्रथम वित्त आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1951 में। ठीक है, जो संथानम थे वो थे दूसरे के, किसके थे? दूसरे वित्त आयोग के। और जो एनके सिंह है, एनके सिंह इसमें दिए नहीं है, वो है अभी 15वें वित्त आयोग के, जो चल रहा है अभी 2021-22 से 25-26 तक है 15वां वित्त आयोग, जिसके वो अध्यक्ष हैं एनके सिंह। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 68 पे। निम्नलिखित में से किस समिति ने गरीबी निर्धारण हेतु ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में पृथक पृथक कैलोरी उपभोग के आधार बनाए जाने की संस्तुति दी थी? तो ये किसने दी थी? ये दी थी बाई के अलग समिति ने, बाई की अलग समिति ने दी थी। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 69 पे। निम्नलिखित में से कौन सा अल्प विकसित विकासशील अर्थव्यवस्था की विशेषता है? तो देखो, राष्ट्रीय आय में द्वितीय एवं तृतीय क्षेत्रों का अधिक योगदान, तो ये इसकी विशेषता नहीं है। ये हमेशा जो विकासशील और अल्प विकसित देश हैं वो कृषि पे ज्यादा निर्भर करते हैं। तो पहला ऑप्शन गलत हो गया। अधिक जनसंख्या एवं निम्न जीवन स्तर, ये बिल्कुल सही है, ये इनकी विशेषता होती है। प्राकृतिक संसाधनों पर निर्यात बल, ये भी बिल्कुल सही है। औद्योगिक पिछड़ापन, आधारभूत संरचना निम्न स्तर पे, ये भी बिल्कुल सही। गलत पूछा, पहला ऑप्शन गलत है, तो यही सही आंसर है हमारा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 70 पे। गिनी गुणांक का प्रयोग निम्नलिखित में से किसकी गणना के लिए किया जाता है? तो गिनी गुणांक का प्रयोग आय की क्षमता के लिए किया जाता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 71 पे। तो देखो, क्वेश्चन नंबर 71 क्या कह रहा है? कुछ प्लान दिए गए हैं और इनको कौन सा सम्मिलित नहीं है ये बताना है। तो सम्मिलित बॉम्बे प्लान 1944 में दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया था बॉम्बे प्लान? बॉम्बे प्लान दिया गया था उद्योगपतियों के समूह के द्वारा, समूह के द्वारा। जन योजना 1945 में, बिल्कुल सही। जन योजना किसके द्वारा? एम.एन. रॉय, एम.एन. रॉय। और सर्वोदय योजना 1950 में दी गई थी, ये किसके द्वारा लाई गई थी? जे.पी. नारायण। गांधीवादी योजना 1954, ये गलत है। 1954 नहीं, 1954 में किसके द्वारा लाई गई थी? ये लाई गई थी नारायण अग्रवाल।
अग्रवाल। तो ये ऑप्शन डी हमारा सही है, गलत पूछा है, ऑप्शन डी गलत। क्वेश्चन नंबर 72, निम्नलिखित में से कौन सा पूंजी खाता के घटक है? तो देखो, पूंजी खाता के 3 घटक होते हैं, विदेश में स्थित निजी एवं सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों से लिया गया ऋण। ठीक है, विदेश में स्थित जो भी निजी और सार्वजनिक क्षेत्र की जो भी क्षेत्रों से लिया गया ऋण है वो पूंजीगत खाता में आता है। ठीक है, और गैर निवासियों द्वारा कॉर्पोरेट क्षेत्र में किए गए निवेश को भी हम पूंजीगत खाता में मानते हैं। और जो केंद्रीय बैंक द्वारा रखा गया विदेशी भंडार है ना, वो भी हम पूंजीगत खाता में मानते हैं। तो अब इसमें देखते हैं पूंजीगत खाता के घटक हैं, तो विदेशी ऋण, विदेशी सहायता, पोर्टफोलियो निवेश और इक्विटी पूंजी, चारों पूंजीगत खाते में आते हैं। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43 पे। गुरुपद स्वामी समिति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो गुरुपद स्वामी समिति है वो बाल श्रम से संबंधित है और ये आई थी 1979 में। बाल मजदूरी की समस्या से निपटने के लिए ये लाया गया था। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 74। वह बेरोजगारी मुक्त विकसित देशों में पाई जाती है। यह व्यापार चक्र से संबंधित होती है। यह व्यापार चक्र के उस चरण में उत्पन्न होती है जब व्यापार क्षेत्र में मंदी की स्थिति आती है। इसकी प्रकृति अस्थायी होती है। उपरोक्त विशेषताएं बेरोजगारी के निम्नलिखित में से किस प्रकार को संदर्भित करती है? तो ये करती हैं चक्रीय बेरोजगारी। चक्रीय बेरोजगारी हमेशा विकसित देशों में ही देखी जाती है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 75 है। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंक दर में कमी का परिणाम है? तो देखो, जब भी आरबीआई बैंक रेट बढ़ाती है तो क्या होता है, ब्याज दरें बढ़ जाती हैं। तो वाणिज्यिक बैंक आरबीआई से कर्जा नहीं ले पाते हैं, उनको ज्यादा इंटरेस्ट पेमेंट करना होता है। अगर आरबीआई क्या करे कि बैंक दर को कम कर दे तो वाणिज्यिक बैंक क्या करेंगे, कर्जा लेंगे तो लोगों को लोन देंगे तो तरलता में वृद्धि होगी। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 71, उच्चतम न्यायालय द्वारा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 71 देखो, उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद 214 से 231 में उच्चतम न्यायालय के गठन, स्वतंत्रता, न्यायिक क्षेत्र, शक्तियां आदि के बारे में उल्लेख है। ठीक है, तो अब ऑप्शन देखते हैं। यह एक अभिलेख न्यायालय है, तो ये बिल्कुल सही है। इसका रीट क्षेत्र उच्चतम न्यायालय की तुलना में विस्तृत होता है, ये भी बिल्कुल सही है। यह राज्यपाल द्वारा किसी संवैधानिक विषय पर मांगी गई सलाह को देने के लिए बाध्य है, तो ये गलत है। ये सलाह देने के लिए बाध्य नहीं है। 143 आर्टिकल 143 में सलाह से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। तो आप लोगों को क्या करना है, एक बार सलाह से संबंधित प्रावधानों को पढ़ना है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, इसका ऑप्शन होगा 1 और 2 ओनली। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 77 में। निम्नलिखित में से कौन सा निर्वाचन आयोग के कार्यों में सम्मिलित है? तो राजनीतिक दलों को मान्यता प्राप्त करना बिल्कुल सही है। निर्वाचित के समय आदर्श आचार संहिता लागू करना बिल्कुल सही है। सदस्यों की निर्भरता के पृष्ठ पर राष्ट्रपति को सलाह देना, ये भी बिल्कुल सही है। तो 1, 2, 3 तीनों आंसर बिल्कुल सही है। अच्छा, निर्वाचन आयोग अनुच्छेद 324 में है। ठीक है, अनुच्छेद 324 में है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 78। निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा और राज्यसभाओं के स्थानों को वर्ष 2026 तक यथावत रखने के लिए निर्णय लिया गया है? तो ये निर्णय लिया गया है 84वें संविधान संशोधन में 2001 में। इसको बढ़ाया गया था 25 वर्ष के लिए, तो आगे 25 वर्ष के लिए आगे किया गया था। ठीक है, तो ये कौन सा है? पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर 79, क्वेश्चन नंबर 79, भारतीय संविधान में उल्लिखित अपशिष्ट शक्तियों के सिद्धांत निम्नलिखित में से किस देश से लिया गया है? तो अपशिष्ट शक्तियों का जो भी सिद्धांत वो लिया गया है कनाडा से। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 80। क्वेश्चन नंबर 80 देखो, अनुच्छेद जो 72 है ना, उसमें राष्ट्रपति की शक्तियां हैं, न्यायिक शक्तियों के बारे में बात की गई है। और जो अनुच्छेद 161 है, इसमें राज्यपाल की न्यायिक शक्तियों के बारे में बात कही गई है।
तो वही न्यायिक शक्ति राष्ट्रपति की और इनका क्या आशय है ये पूछा गया है। तो देखो जो प्रतिलंबन होता है, प्रतिलंबन क्या होता है? प्रतिलंबन होता है किसी दंड पर अस्थायी रोक लगाना, ठीक है, दंड के स्वरूप में परिवर्तन नहीं, किसी दंड पर अस्थायी रोक लगाना होता है प्रतिलंबन। तो ए ऑप्शन बिल्कुल गलत हो गया। अच्छा, विराम लगाना क्या होता है? विराम लगाना होता है मूल रूप से दी गई सजा को विशेष परिस्थितियों में कम करना। तो ए बिल्कुल सही है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। अच्छा, परिहार, परिहार क्या होता है? दंड की प्रकृति में परिवर्तन किए बिना उसकी अवधि को कम करना। दंड की अस्थायी रूप से टालना नहीं, ये गलत है, अस्थायी रूप से टालना नहीं, अवधि में कम करना होता है, तो ये बिल्कुल गलत है। लघुकरण, दंड के स्वरूप में परिवर्तन कर उसे कम करना, ये बिल्कुल सही है। तो पहला सही है, दूसरा सही और चौथा सही, तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, 2 और 4। क्वेश्चन नंबर 81, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन के लिए संसद के विशेष बहुमत के साथ ही आधे राज्य के विधानमंडलों की अनिवार्य स्वीकृति अनिवार्य है? तो देखो, संसद के गण पूर्ति में संशोधन करना तो विशेष आधे राज्यों की विधानमंडलों की स्वीकृति अनिवार्य नहीं है। संसद द्वारा राज्य विधानमंडलों के निर्वाचन के लिए ये भी गलत है, इसमें भी अनिवार्य नहीं है। राज्यों की संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व, संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व के लिए राज्य विधानमंडलों की स्वीकृति अनिवार्य है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। नागरिकता संसद द्वारा ही कानून बनाया जाता है नागरिकता पे, तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। 82 क्या कह रहा है? कह रहा है भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस अनुसूची में विभिन्न पदाधिकारियों द्वारा ली जाने वाली शपथ का प्रतिज्ञा है? तो देखो, इसमें कौन सा तीसरी अनुसूची में शपथ के बारे में कहा गया है। इसके बारे में कहा गया है शपथ के बारे में। और पहली अनुसूची में क्या कहा गया? पहली अनुसूची में राज्यों के नाम, न्यायिक क्षेत्र, संघराज्य क्षेत्रों के नाम और सीमाएं इनके बारे में। दूसरी अनुसूची में क्या कहा गया है? राष्ट्रपति और राज्यपाल, लोकसभा के अध्यक्ष, इन सबकी वेतन के बारे में कहा गया, इसके बारे में कहा गया वेतन के बारे में। चौथी अनुसूची में क्या गया है? राज्यसभा की सीटों के आवंटन के बारे में। और छठी अनुसूची में तो आपको पता ही होगा, 80 पीछे बताए थे, स्वायत्त निकाय के लिए, जनजातीय क्षेत्रों में स्वायत्त प्रशासन के लिए इसमें कहा गया है। तो शपथ के लिए कौन से अनुसूची में कहा गया है? तो तीसरी अनुसूची, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 83, उच्चतम न्यायालय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही नहीं है पूछा है। देखो, यह संविधान तथा मौलिक अधिकारों का संरक्षक है, तो ये बिल्कुल सही है। यह अपने निर्णयों का पूर्वावलोकन कर सकता है, तो ये भी सही है। राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवादों में अंतिम व्यवस्थापक है, ये भी बिल्कुल सही है। अनुच्छेद 143 के अंतर्गत द्वारा दी गई सलाह राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी नहीं है, ये राष्ट्रपति के ऊपर होता है कि वो सलाह को माने या ना माने। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। गलत पूछा है, ऑप्शन डी गलत है, तो यही आंसर बिल्कुल सही है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 84 पर। विधानसभा द्वारा पारित किसी विधेयक को अधिकतम कितनी अवधि तक रोक सकता है? तो देखो, सबसे पहले तो विधान परिषद किन राज्यों में है? तो ये तो आंध्र प्रदेश में है, तेलंगाना में है और यूपी में है, बिहार में है, ठीक है, और महाराष्ट्र में है और कर्नाटक में। इन 6 राज्यों में क्या है? विधान परिषद है। तो ये 4 महीने के लिए किसी विधेयक को रोक सकते हैं, ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 85, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन के द्वारा राष्ट्रपति के लिए मंत्रिपरिषद की सलाह को बाध्यकारी बना दिया गया था? तो किस संविधान संशोधन 42 में कब बनाया था? 1946 में मंत्रिपरिषद की सलाह को राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी बना दिया गया था इस संशोधन के बाद। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 86, निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक प्रावधान सशक्त केंद्र की स्थापना करता है? तो देखो, राज्यपाल की नियुक्ति बिल्कुल सही है, आपातकालीन के प्रावधान बिल्कुल सही है, राज्यों का अस्तित्व संसद पर निर्भर बिल्कुल सही है, आय के प्रमुख साधनों पर केंद्र का नियंत्रण, ये भी बिल्कुल सही है। तो क्वेश्चन 1, 2, 3, 4 चारों ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 87, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस खंड के अंतर्गत गायों, बछड़ों और अन्य दुधारू वाहक पशुओं के वध को निषेध किया गया है? तो ये किया गया है डीपीएसपी में। किया गया है डीपीएसपी किस में है?
भाग 4 में है, इसमें भाग 4 में 36 से 51 तक, अनुच्छेद 36 से 51 तक। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी सही। क्वेश्चन नंबर 88, महान्यायवादी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पे कौन सा सही नहीं है पूछा है। इसे राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है, बिल्कुल सही, इसे राष्ट्रपति के द्वारा ही नियुक्त किया जाता है। यह राष्ट्रपति के वैधानिक विषयों पर सलाह देता है। तो देखो, पहले तो महान्यायवादी अनुच्छेद 46 में, इसमें अनुच्छेद 46 में, तो ये वैधानिक न्यायों पे सलाह नहीं देता है, ये न्यायिक न्यायों पे सरकार की तरफ से इंक्वायरी करता है, ये सरकार की तरफ से होता है न्यायिक प्रक्रिया के लिए। इसके कार्यकाल की सुरक्षा प्रदान नहीं की गई, बिल्कुल सही है, इसे संविधान में कार्यकाल की सुरक्षा कोई निश्चित कार्यकाल नहीं है, ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है, इसके राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है। किसी संसद की समिति में भाग लेने तथा बोलने का अधिकार है, तो ये भी बिल्कुल सही है, इसे बोलने का और भाग लेने का अधिकार है, लेकिन वोट करने का अधिकार नहीं है, वोट करने का अधिकार नहीं। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, गलत पूछा, बी ऑप्शन गलत है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 89 पे। लोकसभा के अध्यक्ष की अनुपस्थिति में संसद की संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसके द्वारा की जाती है? देखो, संयुक्त बैठक का अनुच्छेद 108 में दिया गया है संयुक्त बैठक के बारे में। तो जब भी लोकसभा का अध्यक्ष नहीं होता है तो लोकसभा का उपाध्यक्ष उसकी अध्यक्षता करता है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। चलते क्वेश्चन नंबर 90 में। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान के लिए गठित प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे? तो ए थे बी.आर. अम्बेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 91 पे। विधान परिषद की बैठकों के लिए निर्धारित गण पूर्ति निम्नलिखित में से कितनी है? तो देखो, कम से कम 10 सदस्य या कुल सदस्यों का दशमांश जो भी अधिक हो, तो ये बिल्कुल सही है। कम से कम 20 सदस्य, ये गलत है। कम से कम 10 कुल सदस्यों का दशमांश जो भी न्यून हो, ये गलत है, न्यून नहीं अधिक हो। निम्न कम से कम 20 सदस्य नहीं, कम से कम 10 सदस्य, तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, ये तीनों गलत है। क्वेश्चन नंबर 92, अनुच्छेद दिए गए हैं और उपबंध दिए गए हैं। तो आर्टिकल 249, राष्ट्रीय हित में राज्य सूची के विषयों में विधि बनाने की संसद की शक्ति, बिल्कुल सही है। अनुच्छेद 50, तो आपात घोषणा के परिवर्तन की स्थिति में राज्य सूची के विषयों में विधि बनाने की शक्ति, ये भी बिल्कुल सही है। अनुच्छेद 252, अंतर्राष्ट्रीय करारों को प्रभावी करने की शक्ति नहीं, दो या दो से अधिक राज्यों की सहमति की संसद की बनाने की शक्ति, इसका ए है। और 253 में दिया गया ए, तो कौन सा हमारा सही होगा? पहले का पहला, दूसरे का दूसरा, और सी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 93 देखते हैं। विधिक सेवा प्राधिकरण के अंतर्गत निम्नलिखित में से निःशुल्क विधिक सेवा प्राप्त करने के पात्र हैं? तो देखो, निःशुल्क सेवा के लिए पात्र क्या है कि 1987 में विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम के तहत विधिक सेवाएं के बारे में उल्लेख किया गया है। तो इसमें कौन कौन से आते हैं? तो इसमें आते हैं, देखो, दिव्यांग व्यक्ति आते हैं, हिरासत में व्यक्ति भी आते हैं, अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग भी आते हैं, वे व्यक्ति जिनकी वार्षिक आय 2 लाख से कम है, 2 लाख से कम नहीं, 1 लाख से कम है, वो लोग आते हैं। तो ऑप्शन 4 गलत है, तो 1, 2, 3 ओनली बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 94, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत वार्षिक वित्तीय विवरण का संबंधित उपबंध है? तो ए है आर्टिकल 101110 में, धन विधेयक के बारे में बात कर रहा है। किसके बारे में बात कर रहा है? धन विधेयक के बारे में बात कर रहा है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 95, लोक सेवा आयोग के अध्यक्षों और सदस्यों को निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा पदमुक्त किया जाता है? तो देखो, भाग 14 में अनुच्छेद 315 से 330 से लोक सेवा आयोग के बारे में कहा गया है। ऑप्शन 1 क्या कह रहा है? राज्य विधानमंडल की सलाह पर राज्यपाल के द्वारा नहीं,
ये गलत है। राष्ट्रपति के द्वारा पदमुक्त किया जाता है, राज्यपाल के द्वारा नियुक्त किया जाता है। कदाचार एवं अनियमितता के आधार पर राज्यपाल द्वारा, ये भी गलत है, राष्ट्रपति के द्वारा। उच्च न्यायालय के परामर्श के बाद राज्यपाल द्वारा, ये भी गलत है। कदाचार के आधार पर राष्ट्रपति द्वारा, ये बिल्कुल सही है, इसके द्वारा इन्हें पदमुक्त किया जाता है। चलते क्वेश्चन नंबर 96। उच्चतम न्यायालय के द्वारा न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति निम्नलिखित में से किसमें निहित है? तो ये शक्ति है संसद में निहित है। अभी उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? तो 34 है। इसे 2019 में 31 से 34 किया गया था। कब किया गया था? 2019 में। चलते क्वेश्चन नंबर 97। तो 97 क्या कह रहा है? भारतीय संविधान में प्रस्तावना में वर्णित शब्दों को क्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे के दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। तो देखो, सबसे पहले क्या है? राजनीतिक न्याय, बिल्कुल सही है, पहला। दूसरे पे कौन सी? उपासना की स्वतंत्रता, नहीं, दूसरे पे है अवसर की स्वतंत्रता। तीसरे पे है उपासना की स्वतंत्रता और राष्ट्रीय अखंडता, ये चौथे पे है। तो आप मिला लीजिए कौन सा है। तो देखिए 1 3 2 4 ओनली, सी आंसर बिल्कुल सही है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 98 पे। निम्नलिखित में से किस पदाधिकारी की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है? राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है। तो राष्ट्रपति द्वारा नीति आयोग की उपाध्यक्ष की नियुक्ति नहीं की जाती, इसकी नियुक्ति की जाती है पीएम के द्वारा। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 99 पे। निम्नलिखित में से संविधान संशोधन के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में 2 आंग्ल भारतीय प्रतिनिधियों को मनोनीत करने की अधिकारिता को समाप्त कर दिया गया। तो ये कर दिया गया है आर्टिकल 104 के द्वारा, इसके द्वारा आर्टिकल 104। क्वेश्चन नंबर 99 का डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 100। राज्यसभा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका कार्यकाल 6 वर्ष होता है। नहीं, गलत। राज्यसभा विघटित नहीं होती है, उस सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। इसका होता है सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है, जो हर 2 साल बाद पुनर्निर्वाचन होता है। इसके सदस्यों का निर्वाचन अप्रत्यक्ष विधि द्वारा किया जाता है। तो इसके सदस्यों का निर्वाचन अप्रत्यक्ष विधि के द्वारा, ऑप्शन 2 क्या कह रहा है? इसके सदस्यों का निर्वाचन प्रत्यक्ष विधि द्वारा किया जाता है। तो ये बिल्कुल सही है। इनमें राज्यों को समान प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया है। देखो, उत्तर प्रदेश की सबसे ज्यादा सीटें हैं और अन्य राज्यों की सबसे कम सीटें हैं, तो समान प्रतिनिधित्व यूएसए में दिया गया, सबको 2-2 सीटें दी गई हैं। ऑप्शन, इसके सदस्यों को प्राक्कलन समिति में नहीं चुने जाते हैं। तो ये बिल्कुल सही है, इसके सदस्य प्राक्कलन समिति में नहीं चुने जाते हैं। तो ऑप्शन बी 2 और 4 बिल्कुल सही है। 101 क्वेश्चन नंबर 100 क्या? विद्युत बल्बों में फिलामेंट के ऑक्सीकरण को रोकने के लिए निम्नलिखित में से किन गैसों का प्रयोग किया जाता है? तो नाइट्रोजन एंड ऑर्गन का प्रयोग किया जाता है। 102 क्या कर रहा है? परमाणु कण दिए गए हैं और खोजकर्ता दिए गए हैं। तो देखो, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? टॉमसन ने की थी। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? न्यूट्रॉन की खोज की थी चैडविक ने की थी। प्रोटॉन की खोज किसने की थी? एंडरसन ने। प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने की थी, एंडरसन ने। पॉजिट्रॉन की खोज एंडरस्टॉन ने की थी। देखो, इनकी खोज जे थॉमसन ने कब की थी? 1897 में की थी खोज। चैडविक ने कब की थी? चैडविक ने की थी 1932 में। एंडरसन ने कब खोज की थी? एंडरसन ने की थी 1932 में। और गोल्डस्टीन ने कब खोज की थी? 1896 में। तो पहला दूसरा कौन सा ऑप्शन सही इसमें से? उसमें से है ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 103 को। उत्तल दर्पण का प्रयोग निम्नलिखित में से किसमें किया जाता है? तो उत्तल दर्पण का प्रयोग निम्नलिखित में से वाहनों के पास दर्पण में किया जाता है। इसमें अवतल दर्पण का यूज किया जाता है दंड और सौरभट्टी सर्च लाइट में। क्वेश्चन नंबर 104 निम्नलिखित में से किस कारण वर्षा की बूंद की आकृति गोलाकार हो जाती है? तो ये होता है पृष्ठ तनाव के कारण। किसके कारण होता है? पृष्ठ तनाव के कारण। क्वेश्चन नंबर 105 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अपकेंद्रीय बल के फलस्वरूप चंद्रमा और पृथ्वी की परिक्रमा करता है। तो ये गलत है, अपकेंद्रीय नहीं है, अभिकेंद्रीय बल है। इसके कारण होता है अभिकेंद्रीय बल। अभिकेंद्रीय बल, अभिकेंद्रीय बल के कारण है। पृथ्वी तल से ऊंचाई बढ़ने पर गुरुत्वीय बल के मान में कमी आती है। तो ये बिल्कुल सही है। गुरुत्वीय बल का मान विस्फट पर अधिक, विस्फट वृत्त
से ध्रुवों की ओर घटता है। तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन सी हो गया हमारा बिल्कुल सही 105। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 100। यदि दो समतल दर्पण को 120 कोण पर झुके हों तो उनके मध्य रखी हुई वस्तु के द्वारा बनाए गए प्रतिबिंबों की संख्या, उनकी संख्या 2 होगी। कितनी होगी? 2 होगी। अब है क्वेश्चन नंबर 1। यदि दो द्रव्यमानों के मध्य की दूरी को दोगुना बढ़ा दिया जाए तो मध्य गुरुत्वाकर्षण बल का क्या प्रभाव? तो ये 1/4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1/4 हो जाएगा। देखो, जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो द्रव्यमान के समानुपाती होता है और दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, ये चीजें ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 1। निकट दृष्टि दोष के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें नेत्र लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाती है। तो इसमें नेत्र लेंस की फोकस दूरी बढ़ती नहीं है, घट जाती है। होती है, घट जाती है। इसके निवारण के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ये बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो गया। चलते क्वेश्चन नंबर 109 पर। निम्नलिखित में से किस वैद्युत चुंबकीय तरंग का प्रयोग टीवी के रिमोट में किया जाता है? तो टीवी के रिमोट में किसका प्रयोग किया जाता है? अवरक्त तरंगों का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 110। निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन है? तो देखो, ये जो लोहे पे जंग लगना, कागज का जलना और कोयले का जलना, ये है रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन है। और जो जल में शक्कर का घुलना है, ये भौतिक परिवर्तन है। क्या है? भौतिक परिवर्तन। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। अब चलते क्वेश्चन नंबर 111। प्रकाश तरंगों के निम्नलिखित में से किस गुण के कारण आकाश का रंग नीला दिखाई देता है? तो ये प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है। किसके कारण दिखाई देता है? प्रकीर्णन के कारण। क्वेश्चन नंबर 112। निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग विद्युत धारा की प्रबलता को मापने के लिए किया जाता है? तो देखो, विद्युत धारा की मापने के लिए किया जाता है, ये किया जाता है गैल्वेनोमीटर का। जो एक्यूमुलेटर है ना, इसका किया जाता है विद्युत धारा को संचित करने के लिए। इसका प्रयोग किसके लिए किया जाता है? विद्युत धारा को संचित करने के लिए। और जो ओडोमीटर है ना, इसको किया जाता है विद्युत चुंबकीय तरंगों की आवृत्ति मापने के लिए। इसकी आवृत्ति मापने के लिए। और जो बैरोमीटर है, तो इसका वायुमंडलीय दाब को वायुमंडलीय दाब मापने के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 113। निम्नलिखित में से कौन सी कैथोड किरणें की विशेषता नहीं है? तो ये सरल रेखा में गमन करती हैं, बिल्कुल सही है। ये प्रदीप्त उत्पन्न करती हैं, बिल्कुल सही है। ये चुंबकीय क्षेत्र को अप्रभावित रहती हैं, ये गलत है। ये चुंबकीय क्षेत्र में अप्रभावित नहीं रहती हैं। ये धातु की प्लेट को भेद करती हैं, ये बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन गलत पूछा, गलत कौन सा है? सी ऑप्शन बिल्कुल सही है हमारा। क्वेश्चन नंबर 114। विकिरण चिकित्सा में प्रयुक्त होने वाला कोबाल्ट 60 निम्नलिखित में से किन कारणों से उत्सर्जित होता है? तो ये होता है गामा किरणों से। कोबाल्ट 60 का प्रयोग हम लोग कैंसर के इलाज में करते हैं। इसके में कैंसर के इलाज में करते हैं। क्वेश्चन नंबर 115। निम्नलिखित में से न्यूटन की गति के प्रथम नियम की पुष्टि करता है? तो ऑप्शन ए क्या कह रहा है? गाड़ी की ब्रह्मावस्था होने पर यात्रियों को पीछे की ओर हटना, झुकना। तो ये बिल्कुल सही है, प्रथम नियम है। बंदूक से गोली चलने पर पीछे की ओर झटका लगना, तो क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है। ये कौन सा है? तृतीय नियम है। ऊंचाई से कूदने पर चोट का लगना, ये भी कौन सा है? तृतीय नियम है। खिलाड़ी द्वारा हाथ से ईंट तोड़ना, ये कौन सा है? द्वितीय नियम है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। अब चलते क्वेश्चन नंबर 116 पर। निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा समुद्री जल से प्राप्त नमक की अशुद्धियां को दूर करने में किया जाता है? तो ए किया जाता है समुद्र की अशुद्धियों को दूर करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है? तो ए किया जाता है क्रिस्टलीकरण का। इसका प्रयोग किया जाता है क्रिस्टलीकरण का। अब चलते क्वेश्चन नंबर 117। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है पूछा है? कमरे के ताप पर सभी धातुएं ठोस अवस्था में पाई जाती नहीं, ये बिल्कुल गलत है। मरकरी को छोड़कर लिखा होता तो सभी वस्तुएं नहीं पाई जाती हैं। मरकरी तरल अवस्था में पाई जाती है। आयोडीन अधातु होने पर चमकीला पदार्थ है, ये बिल्कुल सही। कार्बन और रूप ग्रेफाइट सुचालक है, ये भी बिल्कुल। क्षारीय धातुओं का घनत्व गलनांक कम होता है, ये भी बिल्कुल सही है। ये सब कमरे के तापमान पर सभी धातुएं ठोस अवस्था में पाई जाती हैं, ये स्टेटमेंट गलत है। तो गलत ही पूछा है, तो ये बिल्कुल सही हमारा ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 118। निम्नलिखित में से कौन सा वाष्पीकरण की दर को बढ़ाने में सहायक है? तो देखो, कम सतही क्षेत्र होगा तो कम वाष्पीकरण होगा, तो ये गलत हो गया। तापमान में वृद्धि करेंगे तो वाष्पीकरण
ज्यादा होगा, ये भी बिल्कुल सही है। आर्द्रता में वृद्धि होगी तो बाष्पीकरण कम होगा। वायु की गति में वृद्धि, ये भी बाष्पीकरण को बढ़ाता है। तो 2 और 4 बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब चलते हैं 119 पे। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो प्रकाश क्रोलो द्वारा प्रकाश का अवशोषण होता है, बिल्कुल सही है। प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण, बिल्कुल सही है। कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन, बिल्कुल सही है। तो इसमें तीनों सही है, 1 2 3। क्वेश्चन नंबर 120, निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण आतिशबाजी में हरा रंग होता है? तो देखो, जो बोरियम है उसमें हरे रंग होता है आतिशबाजी में, बोरियम का यूज करने में हरा निकलता है। जो कॉपर है ना, उसमें निकलता है नीला रंग, ऐसा नीला रंग आतिशबाजी करने पे, इन चीजों का यूज करने पे। जो स्ट्रोंशियम है इसमें लाल रंग, जो सोडियम है इसमें निकलता है सुनहरा पीला रंग, सुनहरा पीला रंग। ठीक है, 121 वाला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें कौन सा हो गया, हरा रंग पूछा, हरा रंग पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। एक्वारिज्मा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें सोने को गलाने की क्षमता विद्यमान होती है, तो बिल्कुल सही है। यह ज्वलनशील तरल और तीव्र संचारक है, ये भी बिल्कुल सही है। यह हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल का मिश्रण होता है, तो ये बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन डी 1 2 3 एंड पूरा सही है। क्वेश्चन नंबर 122, निम्नलिखित में से किसका उपयोग चूहा के विष के रूप में किया जाता है? तो क्वेश्चन नंबर, इसमें चूहे के विष के रूप में किसका किया जाता है, जिंक फॉस्फाइड का उपयोग किया जाता है चूहे के विष, और नाइट्रस ऑक्साइड का बेहोश बेहोश करने के रूप में किया जाता है। सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग हम किस में करते हैं, एलपीजी गैस में, एलपीजी गैस में हम इसका गैस हाइड्रोजन सल्फाइड का करते हैं एलपीजी गैस में, और सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग करते हैं हम फोटोग्राफी में, इसमें फोटोग्राफी में, फोटोग्राफी में। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 123 में, निम्नलिखित में से अम्ल दिए गए हैं और प्राकृतिक स्रोत दिए गए हैं। तो देखो, पहला एसिटिक अम्ल किससे मिलता है, हमें सिरका से मिलता है। जो टार्टिक अम्ल है वो मिलता है हमें इमली से, बिल्कुल सही है। लैक्टिक अम्ल है वो मिलता है हमें दूध से। जो ऑक्जेलिक अम्ल है वो मिलता है हमें टमाटर से। अब देख लो कौन सा आंसर सही है, तो आंसर हमारा सी बिल्कुल 4 2 1 3 बिल्कुल सही है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 2 4 पे। जल की स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का प्रयोग किया जाता है? तो जल की मतलब कठोरता को दूर करने के लिए हम किस विधि का प्रयोग करते हैं, तो परम्यूटेट विधि का उपयोग करते हैं। किस परम्यूटेड विधि का उपयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 125, निम्नलिखित तत्वों में से अभिक्रियाशीलता के आधार पर अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे कूट का प्रयोग कीजिए। तो देखो, सबसे पहले अवरोही क्रम में करना है अभिक्रियाशीलता के हिसाब से, तो अभिक्रिया मतलब घटते क्रम में करना है, घटते क्रम में। तो सबसे ज्यादा किसकी अभिक्रियाशीलता है, तो सबसे ज्यादा है पोटेशियम की। उसके बाद किसकी अभिक्रियाशीलता है, तो उसके बाद है सोडियम की। उसके बाद किसकी अभिक्रियाशीलता है, तो उसके बाद है इसकी कैल्शियम की। उसके बाद मैग्नीशियम की। देख लो 1 2 4 3, 1 2 4 3 सी, 1 2 4 3 ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। अब देखते हैं 126, निम्नलिखित में से कौन सी राष्ट्रीय आय की गणना करने के लिए आधार वर्ष है? तो 2011-12 राष्ट्रीय आय के आधार गणना करने के लिए आधार वर्ष है। क्वेश्चन नंबर 127, निम्न स्तरीय वस्तुओं में के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्न इन वस्तुओं की मांग और उपभोक्ता की आय में विपरीत संबंध होता है, तो ये बिल्कुल सही है। मोटे अनाज को निम्न स्तरीय वस्तुओं में वर्गीकृत किया जाता है, तो ये भी बिल्कुल सही। देखो, निम्न स्तरीय वस्तुएं कौन होती है, जैसे लोगों की इनकम बढ़ेगी तो लोग उनको परचेस नहीं करते और ज्यादा अपर चीजों में स्विच कर जाते हैं, उन्हें हम निम्न स्तरीय वस्तुएं कहते हैं। तो दोनों ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही है हमारा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 128 पे। जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी नामक पुस्तक किसने लिखी है, कीन्स ने लिखी है। किसने लिखी है, कीन्स ने लिखी है। 129, निम्नलिखित में से भारतीय रिजर्व बैंक के कार्य मुद्रा का निर्वहन सही है, मुद्रा आपूर्ति का नियमन, बैंकों का बैंकर, सरकार का बैंकर, खुले बाजार की प्रकृतियां, सारे चारों ऑप्शन सही बिल्कुल सही है। 130,
थोक मूल्य सूचकांक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका आधार वर्ष 2011-12 बिल्कुल सही है। यह खुदरा कीमतों की औसत परिवर्तन का आकलन करता है, खुदरा नहीं करता है, थोक थोक कीमतों को करता है। तो ये दूसरा गलत है। इसमें सेवा से संबंधित मदों शामिल नहीं किया गया, ये बिल्कुल सही है। पहला सही है और तीसरा सही है, तो 1 एंड 3 ओनली। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31। 131 निजी और सार्वजनिक क्षेत्रों में निम्नलिखित में से किस आधार पर विभाजित किया गया है? निजी और सार्वजनिक क्षेत्रों को परिसंपत्तियों के स्वामित्व के आधार पर विभाजित किया गया है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 132 योजना दी गई है और प्रारंभ करने होने के वर्ष दिए गए हैं। तो इसमें पूछा है कि कौन सा मतलब मिलान सही है। क्वेश्चन नंबर 132 तो देखो, प्रधानमंत्री रोजगार योजना आया था 1953 में, ग्रामीण रोजगार योजना आया था 1995 में, जो स्वर्ण सिंह जयंती आई थी योजना आई थी वो आई थी 1999 में, प्रधानमंत्री ग्रामोद्योग योजना आई थी 2000 में। तो ऑप्शन 1 4 3 2 1 ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 133 पर। निम्नलिखित में से कौन सी पूर्ण प्रतिस्पर्धात्मक बाजार की विशेषता नहीं है पूछा है, नहीं है पूछा। बाजार में क्रेता एवं विक्रेता सीमित होते हैं, तो सीमित नहीं असीमित होते हैं, तो ये बिल्कुल सही है। इसकी विशेषता नहीं है बाजार की। फर्मों व बाजारों में स्वतंत्र प्रवेश एवं बहिर्गमन, तो ये इसकी विशेषता है प्रतिस्पर्धात्मक बाजार की। गलत पूछा है, तो पहला ऑप्शन गलत है, दूसरा सही। फर्मों द्वारा एक रूप वस्तु का उत्पादन एवं विक्रय बिल्कुल सही है। क्रेता एवं विक्रेता उत्पाद की कीमत की गुणवत्ता से परिचित, ये भी बिल्कुल सही है। गलत पूछा तो पहला ऑप्शन गलत है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल हमारा सही है। क्वेश्चन 114 दूर दराज के ग्रामीण बैंकों की सेवाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से निम्नलिखित में से किस वर्ष क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना हुई है? तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब हुई है? 1975 में। क्वेश्चन नंबर 135 विनिमय दर प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्थिर विनिमय दर प्रणाली सरकार एक निश्चित दर बनाए रखने में सक्षम होती है, ये बिल्कुल सही है। विनिमय दर बाजार मांग और आपूर्ति शक्तियों द्वारा निर्धारित होती है, ये भी बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन सी 1 एंड 2 ओनली सही है हमारा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 136। तो वह बेरोजगारी के अंतर्गत लोग वर्ष के कुछ महीनों में रोजगार से वंचित रह जाते हैं। बेरोजगारी मुख्यतः कृषि के क्षेत्र में देखी जाती है। इस वर्ष कुछ महीने अत्यंत व्यस्त होते हैं, जबकि कुछ महीनों में काम नहीं मिल पाता है। तो ये कौन सी बेरोजगारी होती है? ये बेरोजगारी होती है मौसमी बेरोजगारी। कौन सी होती है? मौसमी बेरोजगारी। क्वेश्चन नंबर 37 निम्नलिखित में से कौन सा नकारात्मक दुष्प्रभाव उत्पन्न करने वाली गतिविधियों पर आरोपित किया जाने वाला कर है? तो नकारात्मक गतिविधियों पर आरोपित किया जाने वाला कर कौन सा है? तो ये है पिगोवियन कर। कौन सा है? पिगोवियन कर। क्वेश्चन नंबर 138 निम्नलिखित में से भारत में निर्धनता निवारण नीतियों का क्रियान्वयन में बाधक रहे हैं? तो कौन बाधक रहे हैं? भूमि और अन्य परिसंपत्तियों का समान वितरण बिल्कुल सही है। अपर्याप्त वित्त आवंटन बिल्कुल सही है। अपर्याप्त प्रशिक्षण, भ्रष्टाचार, संसाधनों का अपव्यय बिल्कुल सही है। स्थानीय संसाधनों की निम्न भागीदारी बिल्कुल सही। निर्धनता के निवारण में की बाधक ये चारों तत्व रहे हैं, तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 139 वह मुद्रा जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में आपूर्ति की तुलना में मांग अधिक हो निम्नलिखित में से किस नाम से जानी जाती है? तो उसे हम लोग दुर्लभ मुद्रा कहते हैं। क्या कहते हैं? दुर्लभ मुद्रा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 140 निम्नलिखित में से किस आकार वाली जोत को मध्यम भूजोत कहते हैं? तो देखो, जो सीमांत है ना वो होता है 1 से 2 हेक्टेयर के बीच में। जो अर्ध मध्यम वो होते हैं 2 से 4 हेक्टेयर। जो मध्यम होते हैं वो होते हैं मध्यम किसान कौन से होते हैं? 4 से 10 हेक्टेयर हो जिनके पास। और जो बड़ी जोत वाले हैं वो 10 हेक्टेयर से अधिक हो जिसके पास। तो क्या पूछा है इसने? मध्य जोत वाले। मध्य जोत का मतलब हो गया 4 से 10। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो देखो
141 निम्नलिखित में से भारतीय कृषि की विशेषता नहीं है पूछा है। निर्वाह कृषि ही है, कृषि पर जनसंख्या का दबाव ज्यादा है, नकदी फसलों की प्रधानता, तो ये गलत है। नकदी फसलों की प्रधानता नहीं है, हम लोग जीविका के लिए ही कृषि करते हैं। मानसून पर निर्भरता, ये बिल्कुल सही है। गलत पूछा है, गलत कौन सा है? सी ऑप्शन बिल्कुल गलत है। 142 कौन सी रिपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा जारी की जाती है? तो देखो, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा विश्व सामाजिक सुरक्षा रिपोर्ट जारी की जाती है। जो वैश्विक जोखिम रिपोर्ट है ना, वैश्विक जोखिम वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा, और प्रतिस्पर्धात्मक रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है? तो वर्ल्ड आर्थिक मंच इकोनॉमिक फोरम, ये भी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ये भी विश्व आर्थिक मंच द्वारा। और वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट किसके द्वारा की जाती है? IMF के द्वारा। ये एक साल में 2 बार की जाती है, एक साल में 2 बार। क्वेश्चन नंबर 143 कृषि उपजों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वित्त वर्ष 1986-87 में पहली बार न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा की गई, तो ये गलत है। पहली बार किया गया था 1966 से 1967 में गेहूं के लिए MSP जारी किया गया था, तो ये गलत है। इसकी घोषणा कृषि लागत एवं मूल्य आयोग की संस्तुति पे की जाती है। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 144 समिति दी गई है और क्षेत्र दिए गए हैं। देखो, जो मल्होत्रा समिति है ना, वो बीमा सुधार से ही संबंधित है। जो राजा चलैया समिति है वो कर सुधार से संबंधित है। जो चक्रवर्ती समिति है वो मौद्रिक प्रणाली में सुधार से संबंधित है। और केलकर प्रत्यक्ष और परोक्ष कर रोपण से संबंधित है। तो कौन से 1 2 1 2 4 3 ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। अब आते क्वेश्चन नंबर 145 में निम्नलिखित में से किस वित्त वर्ष को केंद्रीय बजट में प्रभावी राजस्व घाटे की अवधारणा को समावेशन किया गया है? तो ये कब किया गया है? ये कब किया गया है? 2011-12 में। कब किया गया है? 2011-12 में रंगराजन समिति के द्वारा, रंगराजन समिति की सिफारिश के द्वारा। किसके द्वारा? रंगराजन समिति की सिफारिश के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 146 निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक घाटा का सर्वोत्तम निर्दिष्ट करता है? तो राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज अदायगी, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 147 संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा प्रकाशित किए जाने वाले मानव विकास सूचकांक की गणना निम्नलिखित में से किन आधारों पर की जाती है? तो देखो, जीवन प्रत्याशा, पे इसकी गणना की जाती है, शिक्षा के स्तर पे और जीवन स्तर पे। सार्वभौमिक स्वास्थ्य पे इसकी गणना नहीं की जाती है, तो सी बिल्कुल सही हो गया। भारत, जो इसकी रिपोर्ट है मानव विकास सूचकांक, भारत की इसमें जो रैंकिंग है 132 है, 132वें नंबर पे 151 देशों में। अब चलते क्वेश्चन नंबर 48 पे। 148 पे कौन सा वक्र कर की दरों की और सरकार द्वारा अर्जित कर के राजस्व के मध्य संबंध स्थापित करता है? तो ये करता है लैफर कर्व। और ये तीनों कर्वों के बारे में हमने पिछले लेक्चर में बताया है आपको, पिछले पेपर के डिस्कशन में। आप एक लोग पिछला पेपर का डिस्कशन जरूर देखें। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 149 नगद कोष आरक्षित मतलब कैश रिजर्व रेशियो। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बैंक के पास जमा राशि का वह प्रतिशत है जिसे बैंक द्वारा आरक्षित नगद के रूप में अपने पास रखा जाता है। अपने पास नहीं, ये RBI के पास रखते हैं, बैंक RBI के पास रखते हैं, तो ये गलत हो गया। यह एक वैधानिक अनिवार्यता है, तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है, एक वैधानिक अनिवार्यता है, ऑप्शन 2 बिल्कुल सही है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 150 पे। तो निम्नलिखित में से कौन सा भुगतान संतुलन के अंतर्गत चालू खाते के घटक है? तो देखो, निवेश तो पूंजी खाते का घटक है और विदेशी निवेश भी पूंजी खाते का घटक है और ये भी पूंजी खाते का घटक है। तो अंतरण भुगतान है ना, ये है चालू खाते का घटक। इसका है चालू खाते का घटक।
तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही हो गया। तो देखो, ये पीसीएस का था हमारा टेस्ट पेपर, दूसरे का डिस्कशन, संस्कृति आईएएस के जो पीसीएस के टेस्ट हैं उसका दूसरा डिस्कशन था। ऐसे ही टेस्ट डिस्कशन के लिए हमारे साथ बने रहें और सब्सक्राइब करें निहाल क्लासेस को। थैंक यू, धन्यवाद।